क्या कार्तिक सच में जादू से मिली पावर से क्रिश बन गया है या फिर वो इंसानों के खिलाफ जाके एलियन का गुलाम बनने वाला है? क्योंकि पोस्ट क्रेडिट में जो मैंने देखा उसके हिसाब से कार्तिक सुपर हीरो नहीं बल्कि विलन बन सकता है। वही भी सीजन 2 में लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि ये पंपकिन की शक्ल वाला बस मेन विलन का एक चमचा था और उसके पास ऐसे लोगों की के एलियंस की पूरी आर्मी है। और एकागी का मेन विलन जिसका नाम क्रोनन जार्ग है वो इतना पावरफुल है कि एक झटके में पूरी अर्थ को तबाह कर सकता है। तो सीजन 2 में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में और एंडिंग के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी जो कार्तिक की हालत है उस पर भी डिटेल में डिस्कस होगा। पर चलो उससे पहले पूरी सीरीज का एक क्विक रिव्यू करते हैं। पर्सनली मुझे लास्ट एपिसोड काफी अच्छा लगा। इसकी हर चीज काफी इंटरेस्टिंग थी, चाहे वो इन सभी की क्रोनन से फाइट हो या फिर क्रोनन अपने प्लेनेट के बारे में जो कहानी सुनाता है वो हो। बेसिकली ये एपिसोड एंगेजिंग था, लेकिन बाकी जो 4 एपिसोड आए थे वो इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, क्योंकि उन 4 एपिसोड में आशीष ने सिर्फ मिस्ट्री और कॉमेडी दोनों को क्रिएट करने की कोशिश की, बस कोशिश ही की, लेकिन उससे हुआ नहीं। पर्सनली मेरे लिए कॉमेडी तो बिल्कुल वर्क ही नहीं की। और देखो, मैं आशीष का पुराना फॉलोअर्स नहीं हूँ, मतलब मैंने उसके पुराने एक भी वीडियो अभी तक नहीं देखा है। हाँ, रील वील जो कि इंस्टाग्राम पे आती थी वो मैं देखता था, लेकिन उसका फुल लेंथ वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखा। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये पहली बार था कि मैंने आशीष का कोई परफॉर्मेंस या फिर वीडियो देखा और मुझे स्टोरी वाइज इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, मतलब कि गाँव में क्या हो रहा है इसको लेकर जो सवाल बनाया जाता है उसने मेरे को ये 4 एपिसोड देखने में मजबूर किया। और मुझे एक यूट्यूबर ने किस तरह से एक बड़ी सीरीज खुद बनाई ये इसके ऊपर बात भी करनी थी, इसीलिए मैंने ये 4 एपिसोड देखे भी। लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है जो कि पहली बार आशीष को इस सीरीज के दौरान जानने वाली है वो इन 4 एपिसोड को देख के 5वें तक पहुंच पाएगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। बाकी सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स इतने से बजट में काफी ऑन पॉइंट थे। साला कोई उमराउद को आशीष से मिलवा दो। पर पॉइंट यही है कि मूवीज और सीरीज टोटली डिफरेंट रूल्स पे चलती है। मूवीज में कहानी के लास्ट में पे ऑफ मिलता है, लेकिन सीरीज में तुम्हें हर एपिसोड में सेटअप करके उसका पे ऑफ देना पड़ता है और साथ में क्लिप हैंगर भी क्रिएट करना पड़ता है, वो भी सॉलिड वाला, ताकि ऑडियंस अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड रहे। तो अगर हम एक मूवी या फिर एक सिंगल वीडियो को पूरी सीरीज से कंपेयर करें तो इन दोनों के मुकाबले सीरीज को एंगेजिंग बनाना बहुत ज्यादा हार्ड होता है और शायद इसीलिए आशीष वो चीज नहीं कर पाया। उसने पूरे सीरीज का पे ऑफ जो है वो लास्ट एपिसोड के लिए बचा के रखा, जिसके कारण पहले 4 एपिसोड को कॉमेडी पे ओवर डिपेंड होना पड़ा और काम बिगड़ गया। लेकिन इससे सीख लेकर वो सीजन 2 को एंगेजिंग बना सकती हैं, क्योंकि एंडिंग बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हिंट कर रही है। तो चलो फिर सीधा एंडिंग पे बात करते हैं। और लास्ट एपिसोड से मुझे रियलाइज हुआ कि स्टोरी को लिखते वक्त आशीष ने रियल लाइफ से काफी इंस्पिरेशन लिया है। जैसे कि क्रोनन बताता है कि उनके प्लेनेट थेरा पे सब कुछ था, लेकिन उनके स्पीसीज की लालच ने थेरा को खोद के उनके वायुमंडल को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ओजोन लेयर टूट गया और सूरज ने सबकी बैंड बजा दी। कमजोर जीव तो तेज रोशनी से ही मर गए और जो बचे वो सन से निकले रेडिएशन से होने वाली कई सारी बीमारियों का शिकार हो गए। और ये कहानी कोई फिक्शन नहीं है बल्कि अर्थ के फ्यूचर की ही कहानी है, क्योंकि हम इंसान अनफॉर्चुनेटली अर्थ को लगे किसी ग्रहण की तरह है जो कि जीने के लिए सब कुछ होते हुए भी लालच के लिए अर्थ की बैंड बजा रहे हैं। और तुम देखना जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, आने वाले करीब 100 सालों में पृथ्वी की हालत वही होगी जो कि थेरा की इस सीरीज में हुई है। लेकिन हाँ, यही चीज नहीं है, बल्कि जिस तरह से सूरज से बचने के लिए थेरन अपने प्लेनेट के नीचे बस गए थे, ये चीज भी मंगल से उठाई गई है, जहाँ पे मंगल के हालातों को देखते हुए अक्सर ऐसी थेरीज बनाई जाती है कि उनकी ओजोन लेयर फटने के बाद वहां के जीव मंगल के सतह के नीचे गए होंगे। यही नहीं बल्कि जिस बायरो के लिए क्रोनन अर्थ पे आया था, वो जिस लोनार लेक में दिखाया गया है, वो भी आज इसने रियल लाइफ की जो कॉन्स्पिरेसीज थेरीज लोनार लेक को लेकर बनाई जाती है उसी से उठाया है। यानी कि इस सीरीज में बहुत सारी चीजें रियल लाइफ में जो कॉन्स्पिरेसीज थेरीज बनती है वहां से उठाई गई है। खैर, तो क्रोनन बताता है कि उसके ग्रह पे एक हरामी राजा था जिसे सारे थेरा पे राज करना था और उसका नाम था जार्ग, जिसने जान दे दी, लेकिन बायरो बाकी लोगों के हाथ नहीं लगने दिया।
पर शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा कि क्रोनन भी अपने नाम के आगे जार्ग लगाता है, यानी ये उसी हरामी राजा का वंशज है। इसकी फैमिली को थेरा के बाकी राजाओं ने मिलके मार दिया था, लेकिन ये किसी तरह से बच गया और इसने एक वर्म होल के थ्रू बायरो को ढूंढ निकाला। और ऑफकोर्स इसे भी जार्ग की तरह पूरे थेरा पे राज करना है। पर अगर देखने जाओगे तो क्रोनन अपने पूर्वज से ज्यादा समझदार है। ये जानता है कि उनसे लड़के ये उन्हें नहीं हरा सकता, तो ये बायरो के जरिए उनकी मदद करके खुद उनका मसीहा बन जाएगा और फिर उसकी स्पीसीज शैतान को भगवान समझने लगेगी। और इसीलिए मुझे इसकी ओरिजिन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि जार्ग के मरने के बाद ये कैसे बचा, इसने बाकी लोगों को इसे जिंदा रखने के लिए कैसे मनाया, इन सारी चीजों को आज इसने राज रखा है। यानी कि अगर सीजन 2 आता है तो थेरा प्लेनेट को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। पर तुम क्रोनन जार्ग को जैसा समझते हो वो वैसा नहीं है। ये जो थेरन प्रजाति का जीव हमें यहाँ पे दिखता है, ये दरअसल क्रोनन जार्ग नहीं है, बल्कि बस उसका एक सोल्जर है जो कि हाई माइंड से कनेक्टेड है और उसके थ्रू क्रोनन जार्ग इनसे बात करता है। यानी कि वो कभी अर्थ पे आया ही नहीं था। लास्ट में हम एक बड़ी शिप को वर्म होल के थ्रू हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में घुसते हुए देखते हैं और वो उसी में है। अब मुझे नहीं पता कि आशीष ने क्रोनन के बारे में इतने डीप में लिखा है कि नहीं, लेकिन अगर वो चाहे तो इसे बहुत अच्छे से सीजन 2 में दिखा सकता है, क्योंकि थेरा पे सबको कई सारी बीमारियां हुई थी। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से क्रोनन को भी एक भारी बीमारी हुई होगी, तो उसने ऐसी टेक का इजाद किया जिसके थ्रू वो अपने माइंड से ही सभी सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है और ये गैजेट उस सोल्जर को काफी सारी और भी पावर्स देता है। अब हाँ, ये मेरी थ्योरी है, पर ये सोल्जर हाई माइंड की बात करता है जो कि क्रोनन के सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके हाथ में सबका कंट्रोल है वही बॉस है और वो क्रोनन ही होगा। वैसे कार्तिक की आने वाली कहानी भी अभी मुझे एक्साइटेड कर रही है, क्योंकि एक्सीडेंटली वो हाई माइंड से जुड़ चुका है और लास्ट में हमें दिखा कि उन लोगों को पता चल चुका है कि उनके सिस्टम से कोई नया कनेक्शन जुड़ा है और ये चीज हमें बोर्ड पे दिख रही है। और देखो, जिस तरह से कार्तिक को नहीं पता कि इस गैजेट से उससे कितनी पावर्स मिली है, कितने कर्स मिले हैं, सेम उसी तरह से एलियंस को भी ये नहीं पता कि इंसान पे इस गैजेट का असर कैसा होगा और इंसान के साथ तालमेल बैठाने के बाद ये गैजेट कैसे काम करेगा। और मेरे हिसाब से ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि सीजन 2 में आशीष चंचलानी कार्तिक के कैरेक्टर को कैसे लिखता है, क्योंकि वो गैजेट उसके गर्दन के पीछे लगने के बाद हमने देखा कि वो सिर्फ टेलीकिनेसिस ही यूज नहीं कर पा रहा था, बल्कि फिजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि उसे उन चीजों के विजन भी आ रहे हैं जो शायद हाई माइंड से जुड़े सोल्जर देख रहे हैं, या फिर प्रोबेबली हाई माइंड खुद देख रहा है। और इससे ये समझ में आता है कि वो पूरी तरह से इन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब हाँ, यहाँ पे सेम विल और वेकना वाली सिचुएशन क्रिएट की है, लेकिन कॉपी की जगह अलग तरीके से किया है, जो मेरे को अच्छा लगा। जहाँ बॉलीवुड की बड़ी फिल्में सब कुछ कॉपी पेस्ट करती है, एक यूट्यूबर इंस्पिरेशन लेके कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज मेरे को सच में अच्छी लगी। लेकिन पॉइंट ये है कि अर्थ की आखिरी होप कार्तिक ही है और वो भी करप्ट हो सकता है। और मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरह से क्रोनन जार्ग ने बाकी इंसानों को अपने कंट्रोल में किया है, वो कार्तिक को भी कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। और सीरीज में भी कंफर्म किया गया है कि कार्तिक इस चीज से बच नहीं सकता। अगर उसने इस गैजेट को निकालने की कोशिश की तो वो मर भी सकता है। वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है, वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। यानी कि उसके पास लड़ने के सिवा और कोई तरीका नहीं है। और चलो मान लेते हैं कि उसने उस गैजेट को निकाल दिया और वो बच भी गया, तब भी क्रोनन अपने बचे हुए बायरो को निकालने के लिए पूरी अर्थ को ही तबाह कर देना चाहता है। यानी कि ना चाहते हुए भी कार्तिक को ये लड़ाई लड़नी है, पर ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। इनफैक्ट ये एक मच्छर और इंसान की लड़ाई जैसा लग रहा है, क्योंकि क्रोनन जार्ग की शिप देखकर ही पता चलता है कि वो इतना पावरफुल है कि चुटकी में कार्तिक को मसल सकता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर देखोगे तो वर्म होल के खुलने के बाद ये छोटी शिप उधर नहीं जाती, बल्कि वो बड़ी वाली इधर आती है हमारी गैलेक्सी में। यानी कि वो पूरी पावर के साथ अब वापिस आया है और अपने पास एक अधमरा सा सुपर हीरो है, जिसको बेचारे को ये भी नहीं पता कि उसकी पावर्स कितनी है, कौन सी है और उन्हें वो कैसे कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कर पाएगा भी या फिर नहीं। यानी कि यार पहले 4 एपिसोड भले ही बुरे थे, लेकिन हीरो और विलन की जो कैरेक्टर्स है और उनकी जो सिचुएशंस है, उनको आशीष ने बहुत अच्छे से लिखा है। अब देखो, किसी भी तरह के सिनेमा में विलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितना बड़ा विलन उतना बड़ा हीरो।
जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस अकेला सबको पेलता है और ऑडियंस हीरो की टीम कितनी बेबस है ये महसूस कर पाती है और सिनेमा पीक पे होता है। तो कार्तिक वर्सेस क्रोनन जैंग की लड़ाई में उसी फीलिंग्स को आशीष ने क्रिएट करने की कोशिश की है। बस सीजन 2 में वो उसे अच्छे से हैंडल कर ले तो मजा आ जाएगा। और हाँ, मैं आशीष को एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर कोई सुन रहा है तो उसको बता देना कि प्लीज सीजन 2 में हर एपिसोड में 3 चीजों का खास ध्यान रखना है। एक सेटअप, दूसरा पे ऑफ और तीसरा क्लिप हैंगर, ताकि सीरीज का हर एपिसोड एंगेजिंग बने। और जबरदस्ती की कॉमेडी थोड़ी कम कर सकते हो। और मेरी पर्सनल कंप्लेंट फीमेल्स को लेकर है, तो सीजन 2 में कम से कम 1 या 2 फीमेल कैरेक्टर्स भी ऐड करना आशीष भाई। तो भाई लोग, ओवरऑल यही सब था जो कि मुझे एकाकी को लेकर लगा। आशीष ने जो इतना रिस्क लेकर कुछ यूनिक क्रिएट करने की कोशिश की है उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। एंड आई होप कि लास्ट एपिसोड काफी वायरल जाए ताकि सीजन 2 भी आ सके। बाकी तुम इसको लेकर क्या सोचती हो बताओ, और सब्सक्राइब करो, आशीष भाई के लिए हाइप कर दो और मेरे लिए लाइक कर दो। मिलता हूँ तुम्हें अगले में। बाय बाय।